हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी मैं क्लास के अंदर आपको क्या पढ़ा रहा था, तो अभी मैं क्लास के अंदर आपको पढ़ा रहा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया था। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कौन सी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ये हमने सीखा था। उसके बाद हमने सीखा था इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल होता है वो अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया विद्युत धारा के द्वारा संपन्न कराई जाती है और उससे इलेक्ट्रोड पर पदार्थ बनते हैं। कितने बनते हैं ये हमने सीख लिया फैराडे के नियम की हेल्प से। फिर उसके बाद मैंने चालकता पढ़ाई। चालकता 4 प्रकार की थी: चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व, मोलर चालकत्व और तुल्यांकी चालकत्व। ये चालकता पढ़ने के बाद हमने चालकता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े कि चालकता कौन कौन से कारकों से प्रभावित होती है, जिसमें डिटेल स्टडी थी चालकता पर सांद्रता या तन्यता का प्रभाव। क्या था बेटा? इतना बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको? तो वो कॉन्सेप्ट था चालकता पर तनुता या चालकता तनुता में वृद्धि के साथ घटती है। क्यों? इसका पीडीएफ आपके पास आ चुका है। अब एक बार मैं आपको ये भी बता दूं कि अब पढ़ाई कैसे होगी, अगर अब हम किस तरह से पढ़ाई को करेंगे, तो वो अगर मैं आपको बताऊं तो उसका ये है बेटा कि तो बेटा मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहले हम ये देखें कि चालकता जो होती है वो घटती क्यों है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ पहले कि हमारी जो स्टडी चलेगी अब वो किस तरह से चलेगी। तो स्टडी के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ टॉपिक को फिर से एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो को आप देखोगे, आप ही में से अच्छा नोट्स बना के मेरे को व्हाट्सएप करोगे, फिर पीडीएफ भी आपको मिलेगा, यानी वीडियो लेक्चर भी आपको मिलेगा और पीडीएफ भी आपको मिलेगा, जिसमें आज का जो डिस्कशन है वो हम 3.7 क्वेश्चन ले चुके थे कि तनुता में वृद्धि के साथ चालकता घटती है, एक्सप्लेन करना था। तो ये तो मैं शायद चारों क्लास जो आपकी थी उनमें डिस्कस कर चुका कि चालकता क्यों घटती है। फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ कि इसका एग्जैक्टली आंसर होगा कि तनुता में वृद्धि करने के साथ, तनुता में वृद्धि करने का मतलब क्या होता है? सांद्रता में कमी। क्या होता है बेटा? सांद्रता में कमी करना। तो तनुता में वृद्धि हो जाए या फिर सांद्रता में कमी हो जाए, बात तो एक ही है। तो तनुता में वृद्धि करने से मैंने बताया था, जैसे चालकता क्या थी? चालकता थी कप्पा। और कप्पा क्या होती है? तो मैंने सारे स्टूडेंट को बताया था कि कप्पा होती है 1 सेंटीमीटर क्यूब विद्युत अपघट्य में आयनों की संख्या ही क्या होती है? कप्पा होती है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितने आयन होंगे उनकी चालकता विशिष्ट चालकता कहलाएगी। अब चूंकि जब अपन तनु करते हैं विलयन को तो 1 सेंटीमीटर में क्या होते हैं? आयन घट जाते हैं, और 1 सेंटीमीटर आयन घट जाने से कप्पा भी घट जाता है। तो ये डिस्कशन हमारा लगभग सभी क्लासों में चल चुका था।
अब हम नेक्स्ट डिस्कशन को लेते हैं, और जो था मूलर चालकता, और वो क्वेश्चन भी है, सुमेर ने पूछा भी था। 3.7 को कैसे एक्सप्लेन करेंगे सर? तो मैं अब आपको बता देता हूँ कि हमारी जो है मोलर चालकता, जिसको हम बोलते हैं पाई एम से, किससे? पाई एम से। तो अब मोलर चालकता, पहली बात तो अब यही हो जाती है कि मोलर चालकता सांद्रता के साथ कैसे परिवर्तित होती है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3.7 है कि मोलर चालकता पाई एम तनुता के साथ किस तरह से, या सांद्रता के साथ किस तरह से प्रभावित होती है। ये हमारा 3.7 क्वेश्चन है। अब अगर मैं मोलर चालकता के सूत्र से बात करूं तो पाई एम का सूत्र क्या होता है? कप्पा इंटू 1000 बटे मोलरता। अब हम जानते हैं ये मोलरता का मतलब सांद्रता ही है, इसको अपन सी भी लिख सकते हैं, सांद्रता। अब देखो सांद्रता में अगर हम क्या करेंगे? कमी करेंगे, इसका मतलब है तनुता में वृद्धि करेंगे। तो सांद्रता में कमी करेंगे यानी तनुता में वृद्धि करेंगे, तो कप्पा घटेगा, और सांद्रता में कमी करने से मोलर चालकता बढ़ेगी। तो डेफिनेटली अब दोनों, इससे तो ये मैसेज मिल रहा है हमको कि पाई एम को घटना चाहिए। अगर हम कप्पा को देखें तो ये कहेंगे कि मोलर चालकता को घटना चाहिए, और सांद्रता में कमी कर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि मोलर चालकता को बढ़ना चाहिए। अब कन्फ्यूजन यहाँ क्रिएट हो रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि जब सांद्रता में कमी करते हैं तो जस्ट कप्पा घटता है, लेकिन कप्पा कम घटता है और मोलर चालकता ज़्यादा बढ़ती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तो एक तो फाइनल रिजल्ट तैयार कर लेते हैं हम कि सांद्रता में कमी करने से सांद्रता में कमी होगी। पहले तो ये बता देता हूँ मैं, तनुता में क्या करते हैं? वृद्धि। तनुता में हम वृद्धि करते हैं तो सांद्रता में क्या होगी? सांद्रता में कमी होगी, और सांद्रता में कमी होने से पाई एम में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो ये तो फाइनल रिजल्ट है। अगर आपसे एक लाइन में ये पूछा जाए कि तनुता में वृद्धि करने से या सांद्रता में कमी करने से मोलर चालकता किस प्रकार से प्रभावित होती है, तो इसमें तो आपको आंसर देना है कि मोलर चालकता बढ़ती है। लेकिन प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ और दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ के लिए ये मोलर चालकता भिन्न भिन्न प्रकार से प्रभावित होती है। तो पहले आपने एनसीईआरटी खोलना, एनसीईआरटी में लिखा है, पहला हेडिंग इसके अंदर, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जो छात्र हमारे नोट्स बनाने वाले हैं उनको मैं बड़े क्लियरली वो सुनेंगे ताकि अच्छे नोट्स बना के भेज सकें। तो पहले तो ये लिख लेना, मोलर चालकता तनुता में वृद्धि करने से या सांद्रता में कमी करने से बढ़ती है, और वो प्रबल विद्युत अपघट्य एवं दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से प्रभावित होती है। अब पहले मैं बता रहा हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो देखो ये ए एडिंग हो गया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए किस प्रकार से प्रभावित होती है। तो हम को ये प्रायोगिक रूप से जब किसी भी एक पदार्थ, जैसे KCl की ले लेता हूँ, KCl की मोलर चालकता और तनुता के मध्य ग्राफ या सांद्रता के वर्गमूल, इसके सांद्रता के वर्गमूल के मध्य ग्राफ खींचा और इसका स्टडी किया, तो पाया कि जब सांद्रता का जो वर्गमूल है वो 0 इस जगह पे 0 है, और यहाँ सांद्रता क्या है? अधिक है। रूट सी का मान क्या है?
मैक्सिमम है, अधिक है। और एक मिनट देख लेता हूँ दिख रहा है क्या, ठीक है। तो रूट सी का मान यहाँ मैक्सिमम है। अब हम देखें कि जब सांद्रता जीरो कब हो सकती है, जब विलयन को अनंत तनु कर दिया जाए, यानी आयतन क्या रखा जाए, जीरो। तो क्योंकि सांद्रता का फॉर्मूला क्या होता है, मोल बटा आयतन। अब हम जानते हैं कि जिस पदार्थ के हम चालकता नोट कर रहे हैं तो उसमें मोल तो जीरो हो ही नहीं सकते। सांद्रता जीरो तभी पॉसिबल है जब या तो मोल जीरो हो, तो मोल तो जीरो हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि कुछ पदार्थ तो हमने मिलाया ही है। तो फिर आयतन क्या हो जाना चाहिए, इन्फिनिटी, अनंत हो जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी संख्या में अनंत का भाग देंगे तो मान क्या आएगा, जीरो आएगा। तो मैंने यह मान लिया कि सांद्रता जीरो कब होगी, जब विलयन अनंत तनु होगा। तो इस पॉइंट पर सांद्रता जीरो है तो विलयन अनंत तनु है, ठीक है। अब यहाँ सांद्रता मैक्सिमम है तो विलयन की तनुता, तो इधर जाने पर तो हम क्या देख रहे हैं कि तनुता में वृद्धि हो रही है, अनंत हो रहा है तनु। तो इधर जाने पर तनुता में क्या हो रही है, तनुता में वृद्धि हो रही है। जैसे इधर से इधर जाते हैं तनुता में वृद्धि हो रही है। अब यहाँ अधिक सांद्रता है, तो अधिक सांद्रता के पे मोलर चालकता का मान क्या होगा, जैसे इस पॉइंट के करीब अगर अपन देखें, पहले तो प्रबल विद्युत अपघट्य जैसे KCl के लिए देखा हमने, तो KCl की मोलर चालकता क्या होगी, जैसे अपन देखें कि इस पॉइंट पर यहाँ होगी, ठीक है। फिर और सांद्रता कम कर दी, तनुता बढ़ा दी, तो मोलर चालकता का मान अब थोड़ा सा ऊपर होगा, फिर और ऊपर ज़्यादा होगा, फिर और सांद्रता कम पर और ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होगा, लेकिन ये ऐसे होगा। तो अब हम देख रहे हैं कि अनंत तनु, क्या प्रैक्टिकली कोई विलयन अनंत तनु पॉसिबल है क्या। अनंत तनु का मतलब है उसके अंदर दुनिया भर का जल हमने उड़ेल दिया। तो अपन जानते हैं कि अनंत तनु संभव नहीं है, सांद्रता जीरो संभव नहीं, इसलिए ये ग्राफ को अपन यहीं छोड़ देते हैं कि अनंत पे तो हमको मिलना ही नहीं है। तो अब आप देखो जैसे जैसे हम क्या देख रहे हैं कि इन पॉइंटों को अगर मिलाया जाए, तो इन पॉइंटों को मिलाने से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ आएगा कि सांद्रता तनुता में, इधर देख रहे हैं तनुता में वृद्धि हो रही है, तो तनुता में वृद्धि के साथ साथ मोलर चालकता में वृद्धि भी दिखाई दे रही है। और ये एक सरल रेखा बनती है। अगर हम देखें कि अगर मान लो इस ग्राफ को अपन, वैसे तो अनंत तनुता पर कोई भी प्रयोग C बराबर जीरो पर मोलर चालकता का मान नहीं देगा, लेकिन जब ये ऐसे बढ़ रहा है तो हम जानते हैं कि अगर इसको डैश डैश करके और आगे बढ़ाया जाए तो ये यहाँ छुएगा, और यहाँ छुएगा का ये मतलब है कि अब इस C बराबर जीरो सांद्रता पर या अनंत तनु विलयन में मोलर चालकता का मान इस पॉइंट के संगत आएगा। तो इस जगह पे जो भी मोलर चालकता होगी उसको मैं क्या कह दूँ, अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान होगा ये, ठीक है। अब हम जानते हैं सरल रेखा की समीकरण क्या होती है, जिसका स्लोप माइनस में हो, माइनस में स्लोप हो, तो वो होता है y बराबर mx माइनस सी, क्योंकि अंतःखंड तो अंतःखंड से c माइनस mx, स्लोप क्या है इसमें, नेगेटिव में उतर रहा है ना, माइनस में घट रहा है, इसलिए। अब y अक्ष पे तो किसको लिया है मैंने, मोलर चालकता को लिया है, ठीक है। किसी भी सांद्रता पे फाइंड आउट करनी है हमको, जैसे ये सांद्रता की संगत फाइंड आउट करनी है, तो इस सांद्रता की संगत हमको ये मिल जाएगी मोलर चालकता, ठीक है। तो किसी भी सांद्रता पर फाइंड आउट करनी है, तो ये सांद्रता अगर मैं C बराबर जीरो कर लूँ, यानी इस पॉइंट पर, तो y बराबर क्या होगा, C होगा, और वो मान ये होगा अंतःखंड। तो अंतःखंड कितना आ रहा है इसका, तो अंतःखंड आ रहा है पाई इन्फिनिटी, और स्लोप मान लो इसका a मान लिया नियत, और x अक्ष पे किसको लिया है, रूट C को। तो हम किसी भी दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता प्राप्त कर सकते हैं अगर हमें अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान
ग्राफ से पता लग ही जाएगा। जो स्लोप अंतःखंड होगा वही अनंत अनुता पर मूलर चालकता होगी। यहाँ जो भी सांद्रता है उसको यहाँ रख लेना। और ए क्या है, इसका ढाल है tan थीटा। तो ए बराबर स्लोप, और स्लोप बराबर होता है tan थीटा। तो tan थीटा निकाल के स्लोप आ जाएगा। तो दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता को इस तरह से परिकलित कर सकते हैं। रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट मिला जैसे जैसे सांद्रता बढ़ती है वैसे वैसे मोलर चालकता का मान सरल रेखीय रूप से डाउन होता है। या यूँ पढ़ लो, जैसे जैसे तनुता बढ़ती है मोलर चालकता का मान सरल रेखीय रूप से बढ़ता है। अब प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थों के लिए अनंत अनुता पर मोलर चालकता कैसे प्राप्त होती है? तो अनंत अनुता पर मोलर चालकता, ग्राफ को थोड़ा आगे डॉट डॉट करके बढ़ाते हैं जिसे बोलते हैं ग्राफ बहिर्वेशन विधि। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, एक तो यहाँ क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे? तो एक तो ये बनेगा, क्या प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थों के लिए अनंत तनुता पर पाई m पता कर सकते हैं? तो हम कहेंगे यस, अनंत तनुता पर प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थों की मोलर चालकता बताई जा सकती है। वैसे अगर हम देखते हैं कि सांद्रता में कमी के साथ या तनुता में वृद्धि के साथ मोलर चालकता के मान सरल रेखीय रूप से बढ़ते हैं। यदि ग्राफ को बहिर्वेशन किया जाए, एक्स्ट्रा प्लॉटेड किया जाए, तो अनंत अनुता पर भी ग्राफ को प्राप्त किया जा सकता है और वही मान अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान प्रदर्शित करेगा। इससे एक क्वेश्चन सॉल्व होगा ऐसे बढ़ाने से। उदाहरण नंबर 3.7 दिखता है, या 8 देखना या 9 देखना। तो उसमें एक ग्राफ दे रखा है, उसमें सांद्रताएं दे रखी है, मोलर चालकताओं के मान दे रखे हैं। तो अब मोलर चालकता के मानों से आप पहले सांद्रता का रूट लोगे, उसमें सॉल्यूशन दे रखा है। तो फिर उसके बाद ग्राफ खींचोगे तो आपको ऐसे ग्राफ खींचा हुआ मिलेगा, लेकिन वो ग्राफ यहीं रुक रहा होगा। फिर आपको उसको डैश 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 करके आगे बढ़ाओगे तो वो डैश डैश करके जहाँ मिलेगा वो ही क्या कहलाएगी? अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान कहलाएगी। और प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए इसे निकाला जा सकता है। अब दूसरी बात आती है, तो अनंत अनुता पे तो निकाला जा सकता है, और किसी भी सांद्रता पर अगर निकालें तो क्या निकाला जा सकता है क्या? तो बिल्कुल, किसी भी सांद्रता पर, जैसे ये C सांद्रता पर निकाला है, तो ग्राफ से तो मैंने कहा जिस सांद्रता पर निकालना है उससे एक रेखा खींचो और उसे बाई एक्सिस पे मिलाओ। तो ग्राफ अगर है तो हम किसी भी सांद्रता पर निकाल सकते हैं। अथवा आप इस समीकरण का भी यूज ले सकते हैं। यह समीकरण में ये वाला मान क्या है? ये है दी गई सांद्रता, ये अनंत पर जो कि अंतःखंड के बराबर होगा C, और ए कैसे निकालोगे? ए स्लोप से निकालोगे। ये समीकरण कहलाती है डी वाई हैकल समीकरण। क्या कहलाती है बेटा? ये समीकरण का नाम हो गया डी बाय हैकल ऑन सेगरे समीकरण। तो डी, अब आपसे पूछे कि डी बाई हैकल ऑन सेगर समीकरण क्या है? तो किसी भी दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता का मान परिकलन करने के लिए मिस्टर डी वाई हैकल और ऑन सेगर ने एक समीकरण प्रस्तावित की जिसे हम डी वाई हैकल समीकरण कहते हैं, जिसमें ए क्या है? तो जहाँ बोलेंगे ए डी बाय हैकल ऑन सेगर नियतांक है जिसका मान विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करता है कि AB प्रकार का है या AB2 प्रकार का है या AB3
3 प्रकार का है, इस पर A का मान निर्भर करता है। ठीक बात। तो ये दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थों की लिए मोलर चालकता के मान की समीकरण आ गई। तो एक बात अब कंक्लूजन, हम ये तो किसी भी सांद्रता पर अनंत अनुता पर निकालने के मेथड बताए, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था कौन सा 3.7, उसका एक लाइन में क्या जवाब है? उसका एक लाइन में यही जवाब है कि मोलर चालकता तनुता में वृद्धि के साथ सरल रेखीय रूप से बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? तो उसका भी रीजन अभी मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। अब ये तो प्रबल विद्युत अपघट्य की बात रही। अगर अब दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात की जाए और ये प्रबल और दुर्बल की तुलना की जाए, तो अब वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता किस तरह से प्रभावित होती है और क्या क्या बातें उसके लिए हमको सीखनी है। तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स यानी दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अब हम क्या बात सीखते हैं। माना कि एक दुर्बल विद्युत अपघट्य ले लिया मैंने CS3, वही देखो एक बाई एक्सिस पे तो मैंने क्या ले लिया, वाई एक्सिस पे तो ले लिया मोलर चालकता, और यहाँ ले लिया √C, और यहाँ वही इस बिंदु पर √C का मान क्या आएगा 0। ये कब पॉसिबल है? जब तनुता क्या है, अनंत है। और यहाँ √C का मान क्या आएगा, यहाँ √C का मान आएगा मैक्सिमम। और ये कब पॉसिबल है? तो इधर से इधर हम जानते हैं यहाँ तनुता क्या है, कम है, तो इधर से इधर जाने पर तनुता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और इधर से इधर जाने पर सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो देखो KCl की तो हमने देख ली, अब हम CS3COH की देख रहे हैं। तो CS3COH की चालकता अब ऐसे बढ़ती है। ये सांद्र देखो, जब तनुता 0 है तो मोलर चालकता का मान बहुत अधिक है, और यहाँ जब सांद्रता ज़्यादा है तो मोलर चालकता का मान बहुत कम है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे बढ़ती है। यहाँ तक कर देता हूँ, ठीक है। तो तुम क्या देख रहे हो कि दुर्बल विद्युत अपघट्य CS3COH की अधिक सांद्रता के समीप मोलर चालकता का मान क्या दिखाई दे रहा है तुमको, अधिक सांद्रता के समीप मोलर चालकता का मान बहुत कम दिखाई दे रहा है, इतना सही। लेकिन जैसे जैसे तनुता में वृद्धि की जा रही है तो मोलर चालकता में सडन ग्रोथ होती जा रही है धीरे, और यहाँ तो बड़ी तेजी से ग्रोथ हुई। तो यहाँ धीमे बढ़ी, पहले धीमे बढ़ती है, फिर बड़ी तेजी से बढ़ती है, और अंत में अनंत तनुता के समीप तो बहुत ही तेजी से बढ़ने लगती है। तो उसका रीजन है कि CS3COH एक क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ है। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थों की मोलर चालकता हम देखते हैं कि पहले क्या होती है, कम होती है। तो कम होने का वजह है क्योंकि अधिक सांद्रता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ का पूर्ण रूप से वियोजन नहीं होता है। तो पूर्ण रूप से वियोजन नहीं होने के कारण मोलर चालकता का मान क्या था, कम था। लेकिन जैसे जैसे हम देखते हैं तनुता में वृद्धि करते हैं या सांद्रता में कमी करते हैं तो मोलर चालकता के मान में वृद्धि होती है, और अनंत तनुता के समीप जब हम पहुंच जाते हैं, यानी यहाँ तक देखते देखते हमने क्या देखा कि दुर्बल विद्युत अपघट्य का लगभग पूर्ण रूप से वियोजन हो चुका है। और पूर्ण रूप से वियोजन हो चुका है का क्या मतलब है, सभी आयन चालकता में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं क्योंकि सब आयन फ्री हो गए हैं। और साथ में हम देखते हैं अनंत तनुता के समीप आयन दूर दूर भी हो चुके हैं। तो आयन दूर दूर हो चुके हैं, इसका क्या मतलब है कि अब स्वतंत्र अभिगमन के लिए वो तैयार हो चुके हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ बड़ी तेज़ी से बढ़ती है। तो यहाँ तो आयनन बढ़ने के कारण बढ़ती है,
और यहाँ अंतर आयनों के मध्य अंतर आयनिक आकर्षण कमजोर हो जाने के कारण अब वो आयन बड़ा तेजी से दौड़ लगाने लगते हैं, इसलिए यह 2 कारण से बढ़ती है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता पहले धीमे बढ़ती है और फिर बड़ी तेजी से अनंत अनुता के समीप बड़ी तेजी से क्यों बढ़ती है, तो कहोगे अधिक सांद्रता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ का पूर्ण रूप से वियोजन नहीं होता है, इसलिए अधिक सांद्रता के समीप इनकी चालकता बहुत कम होती है। लेकिन जैसे जैसे तनुता में वृद्धि की जाती है या सांद्रता में कमी की जाती है, तो ओस्टवाल के नियम के अनुसार तनुता में वृद्धि करने से दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा बढ़ती है और वियोजन की मात्रा बढ़ने से आयनों की संख्या बढ़ती है, इसलिए चालकता तेजी से बढ़ती है। लेकिन अनंत अनुता के समीप बड़ी तेजी से बढ़ती है, क्योंकि अनंत अनुता के समीप एक तो दुर्बल विद्युत अपघट्य का पूरा आयनन हो चुका है, सभी आयन स्वतंत्र हो चुके हैं, और दूसरी बात अंतर आयनिक आकर्षण कमजोर भी हो चुका है, इसलिए दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता अनंत अनुता के समीप बड़ी तेजी से बढ़ती है। अच्छा, अगर मैं इसकी तुलना प्रबल से करूं तो KCl है, तो KCl भी ले लिए। तो एक तो देखो एक ही सांद्रता पर अगर अपन इस सांद्रता के सापेक्ष बात करें तो KCl CH3COH की सांद्रता तो मोलर चालकता तो ये है, लेकिन इसी सांद्रता के समीप हम देखें तो KCl की चालकता क्या है, ये है। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि KCl की चालकता CH3COH की चालकता से एक दी गई पर्टिकुलर सांद्रता पर अधिक होती है। तो इसका जवाब तो मैं आपको विद्युत अपघट्य को प्रभावित करने वाले कारकों में ही लिखा चुका हूँ। क्या कारण लिखा है तो बताओ। मैंने कारण लिखाया था कि प्रबल विद्युत अपघट्य की पदार्थों की मोलर चालकता मान एक दी गई सांद्रता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ से अधिक होती है, ज़्यादा है CH3COH की से KCl की ज़्यादा है ना। तो क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ये सांद्रता पर CH3COH तो पूरा टूटा नहीं है, लेकिन KCl पूर्ण रूप से वियोजित हो चुका है, इसलिए इसकी ज़्यादा है। अब हम देखें कि जैसे जैसे हम तनुता में वृद्धि कर रहे हैं तो इसकी मोलर चालकता तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इसकी मोलर चालकता पर कोई प्रभाव नहीं है, इस ऐसे स्थिर बनी रहती है, स्थिर बनी हुई है। तो अगर आपसे कहे, अभी तो मैंने कहा था KCl की चालकता तनुता में वृद्धि के साथ स्ट्रेट लाइन बढ़ती है, सीधी रेखा में बढ़ती है, ऐसे बताया था ना थोड़ी देर पहले तो कि ऐसे बढ़ती है, लेकिन यहाँ मैं कह रहा हूँ कांस्टेंट रहती है। तो आप सुन लेना इस बात को अच्छे से कि अधिक सांद्रता के समीप KCl की चालकता, यानी जो इस सांद्रता पर वही इस सांद्रता पर वही इस सांद्रता पर वही इस सांद्रता पर, क्योंकि सांद्रता के साथ प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता पर ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये इस सांद्रता पर भी पूर्ण वियोजित है और इस सांद्रता पर भी पूर्ण वियोजित है। लेकिन जब हम अनंत अनुता के समीप पहुंचते हैं तो अचानक फिर KCl की मोलर चालकता भी बढ़ने लग गई है, और बढ़ते बढ़ते इस बिंदु पर तो बिल्कुल ही हाईएस्ट हो गई है। तो यहाँ से यहाँ तक तो KCl की चालकता नहीं बढ़ी, क्योंकि मैंने बताया था CH3COH की यहाँ से लेके यहाँ तक तो क्यों बढ़ रही थी, आयनों की संख्या बढ़ने के कारण, क्योंकि इसका वियोजन हो रहा था। लेकिन इसका वियोजन तो यहाँ भी उतना ही है, यहाँ भी उतना ही है, यहाँ भी उतना ही है, तो यहाँ तक तो दोनों की इसकी चालकता तो रेगुलरली बढ़ती है, नियत रूप से बढ़ती है, लेकिन इसकी चालकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आयनों की संख्या अभी बढ़ी नहीं है। लेकिन यहाँ के बाद मैंने क्या बताया था कि इस जगह के बाद कि लगभग इस सांद्रता के समीप जाते जाते दुर्बल विद्युत अपघट्य का भी पूरा आयनन हो गया, तो अब ये भी इस सांद्रता पर क्या करने लग गया, प्रबल की तरह काम करने लग गया। लेकिन अब इस सांद्रता के समीप दोनों में एक ही बात लागू हो रही है कि अंतर आयनिक आकर्षण कमजोर हो रहा है, इसलिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी चालकता भी बढ़ी है और इसकी चालकता भी बढ़ी है, लेकिन इसकी स्ट्रेट लाइन बढ़ी है और इसकी ऐसे बढ़ रही है। तो इसका मतलब अनंत अनुता के समीप भी दोनों की चालकता अलग अलग तरह से बढ़ती है। इसकी सरल रेखीय रूप से बढ़ती है, लेकिन इसकी सरल रेखीय रूप से नहीं बढ़ती है। अब वही सवाल आ जाता है कि भाई इसकी तो सरल रेखीय रूप से बढ़ती है, तो हम ग्राफ को यहाँ टच करा लेंगे और यहाँ जो चालकता आएगी वही क्या होगी, अनंत अनुता पर मोलर चालकता होगी।
लेकिन दुर्बल के लिए बात करें तो दुर्बल के लिए ग्राफ कभी कितना ही बढ़ाते जाओ, ये ग्राफ कभी छुएगा क्या, ये ग्राफ कभी भी एक्स अक्ष को नहीं छुएगा, सॉरी वाई अक्ष को नहीं छुएगा। इसका मतलब ये हो गया, जो क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था, अब मैं पुनः पूछता हूँ, क्या दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थों की मोलर चालकता यानी पाई एम ग्राफ से अनंत तनुता पर ज्ञात कर सकते हैं? तो अब बताओ तुम्हारा जवाब क्या होगा। तो आंसर आएगा हमारा नो, नहीं कर सकते। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता प्राप्त नहीं की जा सकती है, लेकिन इस जगह पे प्रबल होता तो की जा सकती है। ये आप देख भी पा रहे हो कि ये ग्राफ यहाँ टच हो सकता है, किसके लिए, प्रबल के लिए, लेकिन दुर्बल के लिए टच हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो इसलिए अब बिल्कुल क्लियरली आपके पिक्चर क्लियर हो गई। ये ग्राफ दोनों की पिक्चर को क्लियर कर रहा है। क्या कर रहा है, अब मेरा वापस मैं रिजल्टेंट पे आ जाता हूँ कि रिजल्ट क्या रहा। हमारा 3.7 क्वेश्चन है, मोलर चालकता सांद्रता के साथ किस प्रकार से प्रभावित होती है। तो इसमें आपको क्या लिखना है बेटा कि मोलर चालकता के मान सांद्रता में कमी के साथ अथवा तनुता में वृद्धि के साथ बढ़ते हैं, लेकिन प्रबल विद्युत अपघट्य एवं दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थों के लिए ये वृद्धि भिन्न भिन्न प्रकार से प्रेक्षित होती है। प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थों के लिए अधिक सांद्रता के समीप मोलर चालकता का मान सांद्रता से अप्रभावित रहता है, यानी इस सांद्रता पे भी वही मान है और इस सांद्रता पे भी वही मान है, लेकिन क्यों प्रभावित रहता है, क्योंकि ये पदार्थ सभी सांद्रताओं पर लगभग पूर्ण रूप से वियोजित होते हैं। लेकिन प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थों की अनंत तनुता के समीप तनुता में वृद्धि कर दी जाए तो फिर मोलर चालकता के मान सरल रेखीय रूप से बढ़ने लगते हैं, और सरल रेखीय रूप से बढ़ते हैं लेकिन अनंत तनुता पर नहीं पहुंच पाते हैं। अनंत तनुता पर मोलर चालकता के मान ज्ञात करने के लिए हम ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं, अर्थात आलेख बहिर्वेशन विधि से अनंत तनुता पर भी मोलर चालकता के मान प्राप्त किए जा सकते हैं। अब दूसरी बात है कि अनंत तनुता के समीप क्यों बढ़ते हैं, तो क्योंकि आयनों के मध्य लगने वाला अंतर आयनिक आकर्षण बल कमजोर हो जाता है और आयन स्वतंत्र अभिगमन के लिए फ्री हो जाते हैं। इसलिए अनंत तनुता के समीप अचानक से वृद्धि होती है सरल रेखीय रूप से। ये तो रही प्रबल विद्युत अपघट्य की बात। और दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए मोलर चालकता सांद्रता में वृद्धि के साथ शुरू से ही, यहाँ तो अप्रभावित रही, शुरू से ही नियमित रूप से वृद्धि होती है। और क्यों होती है, क्योंकि ओस्टवाल के नियम के अनुसार तनुता में वृद्धि के साथ आयनों की संख्या बढ़ती है, इसलिए इनकी रेगुलरली वृद्धि होती है और लगभग अनंत तनुता पर जाते जाते प्रबल विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करते हैं, क्योंकि लगभग यहाँ तक इनका पूर्ण वियोजन हो चुका होता है। फिर इनके बाद सडन तेजी से वृद्धि होती है, क्योंकि तेजी से वृद्धि इसलिए होती है क्योंकि आयन अब यहाँ भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुके हैं। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए तो लगातार शुरू से ही बदलती है सांद्रता से चालकता ज़्यादा प्रभावित होती है, लेकिन प्रबल के लिए ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है। तो ये हो गया बात। इसको लिख के मुझे नोट सेंड करेंगे, फिर मैं सबको भेजूँगा, ठीक है।
अब एक क्वेश्चन पे और आ जाते हैं अपन कि एक क्वेश्चन है आपके पीडीएफ में, जो मैंने तीसरे चैप्टर की पीडीएफ भेजी है ना, उसमें आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है, वो ये है। तो पीडीएफ का क्वेश्चन क्या है बेटा, देखिए पीडीएफ का क्वेश्चन है, दो विद्युत अपघट्य हैं, विद्युत अपघट्य ए और दूसरा है विद्युत अपघट्य बी। इसकी पाई एम स्क्वायर विलियन को 10 गुना तनु किया, 10 गुना तनु किया, तो पाई एम जो हो गया उसमें 1.5 गुना की वृद्धि देखी गई। पाई एम डैश में पुराने पाई एम की तुलना में 1.5 गुना की वृद्धि देखी गई, लेकिन इसको भी 10 गुना तनु किया, लेकिन इसकी जो पाई एम है उसमें 10 गुना की वृद्धि देखी गई पाई एम की तुलना में। तो ए कौन सा है और बी कौन सा है? तो देखो इसमें 1.5 गुना की वृद्धि देखी गई ना, और इसमें 10 गुना की वृद्धि देखी गई, तो किस में ज़्यादा देखी गई वृद्धि? इसमें। तो ये तो हो गया बी, तो क्या हो गया, दुर्बल विद्युत अपघट्य, यानी CH3COH हो गया। क्यों? क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तनुता से ज़्यादा प्रभावित होती है और ज़्यादा बढ़ती है, और इसमें 1.5 गुना की वृद्धि देखी गई, तो ए क्या हो गया, ए हो गया प्रबल विद्युत अपघट्य। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछा है, तो आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे, देखना, और ये क्वेश्चन भी करके नोट्स में आपको भेजना ही है, ठीक है। अब बेटा हम ये बात कर लेते हैं कि प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए मोलर चालकता किस प्रकार से प्रभावित हुई है। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन और आता है कि भाई प्रबल की तो अनंत अनुता पर जहाँ चालकता हाईएस्ट होती है वो भी ज्ञात की जा सकती है ग्राफ को बढ़ा के, लेकिन क्या दुर्बल विद्युत अपघट्य, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए मोलर चालकता का मान हम बता ही नहीं सकते हैं, तो ये भी बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो क्यों नहीं बना सकते हैं उसका मैंने रीजन आपको बताया। अब बात सवाल ये है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य की भी तो मोलर चालकता कहीं ना कहीं से आएगी, तो दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम आपको ये सिखाएंगे कि मोलर चालकता दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ की अनंत अनुता पर कैसे निकलेगी। तो उसके लिए एक नियम है कोलराउस नियम, वो कोलराउस नियम आपको ये सब क्लियर कराएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और इसके नोट्स अगर मुझे वास्तव में जैसे ऑनलाइन अपनी ऑफलाइन क्लास में आ रहे थे नोट्स उसी तरह से आएंगे, तो मैं समझूंगा कि बच्चों के ये वीडियो भी बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, और वीडियो के ज़रिए भी हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पा रहे हैं। मैं ऐसे ही बिल्कुल आपको क्लास में समझाता हूँ, तो मैंने वैसे ही समझाया है। तो अब आप मुझे इसका वीडियो का PDF बना के भेजेंगे कि वीडियो में मैंने क्या क्या समझाया, कौन कौन से क्वेश्चन रखे और उनके जवाब क्या हैं। PDF में के क्वेश्चनों को भी शामिल करोगे, NCERT के क्वेश्चनों को भी शामिल करोगे। PDF के क्वेश्चन अभी मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से करने हैं। बाकी मैंने बता दिया, एक तो यही क्वेश्चन है और एक और है कि बढ़ती है घटती है, वो तो जनरल क्वेश्चन है, आप तो इसको शामिल कर लें। फिर कल से हम नेक्स्ट वीडियो कल ही या शाम को ही आ जाएगा आपके पास, और वो है कोलराउस का नियम। तो अब तक बच्चों देखो हमने चालकता पूरी पढ़ ली है, और चालकता के 4 प्रकार भी पढ़ लिए हैं, और चालकता किन किन कारकों से प्रभावित होती है ये भी पढ़ ली है। ठीक है, तो वो वीडियो का रेस्पॉन्स मुझे ज़रूर भेजें। धन्यवाद।